हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हिंदी का है और जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी से डी ट्रिपल एस वी का, उसके लिए पीआरटी के लिए। तो इसमें जितने भी मैंने प्रश्न शामिल किए हैं ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना जो हिंदी का सिलेबस है कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला हमारा प्रश्न है ये तद्भव तत्सम से है। तो सबसे पहले हम तद्भव और तत्सम कहते किसे, इसको हम जान लेते हैं। तो तत्सम उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन तद्भव भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं हम लोग उनका बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा तद्भव और तत्सम हो गया। अब इसमें कहा गया है कि दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि पहले जो ये शब्द दिया गया पहले तत्सम दिया गया या तद्भव, क्योंकि ऐसे भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं और माइनस आपके तो एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आगे तत्सम दिया गया तो जो पहला शब्द होगा वो तत्सम होगा और दूसरा शब्द जो होगा वो तद्भव होगा, ठीक है। जैसे घट है तो घट हमारा क्या है, तत्सम है और घी जो है ये तद्भव है, ठीक है। तो घट का इन्होंने कहा कि घट को हम घट का जो तद्भव है वो हो जाएगा घी, नहीं, घी का जो घी का तत्सम होता है घृत। तो इन्होंने घट कहा है इसलिए ये गलत है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है घट और घड़ा, इन्होंने कहा घट को घड़ा कहते हैं, मतलब घट तत्सम शब्द है और तद्भव इसका होगा घड़ा। तो हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। घट का जो तद्भव होता है वो घड़ा होता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमारा विलोम शब्द पूछा गया है। तो विलोम शब्द जो है ना देकर आपके एग्जाम में कभी कभी विपरीतार्थक शब्द या विपरीत शब्द दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। और विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, ठीक है, वही एक ही चीज़ है दोनों, ठीक। तो पहला क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सामिस एक शब्द दिया गया है और इसका आपको विलोम बताना है। तो सामिस का अगर हम अर्थ की बात करें तो सामिस का अर्थ होता है ऐसा भोजन जो मांस युक्त हो, मतलब जिसमें मांस मच्छी ये सारी चीज़ें, वो जो भोजन है वो क्या है, वो सामिस के अंतर्गत आएगा। तो हमें मतलब मांसाहारी में मान लीजिए हमें ऐसा शब्द इसका विपरीत बताना है ना, तो जो शाकाहारी होगा, मांसाहारी का विपरीत क्या होता है, शाकाहारी होता है। तो सामिस का विपरीतार्थक जो होगा या विलोम होगा वो हो जाएगा जो मतलब शाकाहारी, मतलब जो जिसका अर्थ शाकाहारी से संबंधित हो। पहला है व्यास। तो व्यास का अर्थ होता है विस्तार और इसका जो विपरीत शब्द होगा या विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा समास, ठीक है। वामिस और अमिस। चौथा है निरामिस। तो निरामिस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निरामिस का जो अर्थ होता है वो होता है शाकाहारी भोजन, मतलब जिसमें जो मांस मच्छी रहित हो वो हो जाएगा हमारा निरामिष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ में ये आपको तो सभी को पता होगा कि जो आपका हिंदी है ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आती है, तो 20 नंबर की आपकी आती है, जिसमें से 15 नंबर आपका ग्रामर का होता है और 5 नंबर अपठित गद्यांश दिया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर का रहता है सारा। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे हमारा जो वाक्य दिया गया है वो क्या है, खीसे निपोरना। क्या है, खीसे निपोरना। तो पहला है भला बुरा कहना, दूसरा है दर दर भटकना, तीसरा है कड़ी मेहनत करना और चौथा है गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। तो जो इसका सर्वश्रेष्ठ या हम कह सकते हैं जो इसका सबसे उपयुक्त अर्थ होगा खीसे निपोरना का, तो हो जाएगा गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी से है, 1 नंबर का तो पक्का है कि आएगा ही आपका, इससे भी आएगा क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं और इन टॉपिकों से ही पूछा जाता है आपका। तो शुद्ध वर्तनी में क्या है, पहला इन्होंने कहा कि शुद्ध वर्तनी जो है हमें वो चुनना है कि कौन सा शब्द उसकी जो वर्तनी है, मतलब जो लिखावट हो वो सही है। पहला है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता। ठीक है, तो इसका जो लिखने का सबसे अच्छा तरीका मतलब शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर प्रा कर दिया है, ये पहले ऑप्शन में है। दूसरे में या की मात्रा कर दी है प्लस यहाँ पर इन्होंने दंत सा लगा दी है, जबकि होना क्या था, यहाँ पर होना था तालव्य सा, नहीं मूर्धन्य सा होना चाहिए था। और फिर डी भी हमारा सॉरी सी भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने प्रा कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, अस्पृश्यता। और हम ये जान लेते हैं कि और कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं जो हमारे एग्जाम में वर्तनी शुद्धि से पूछे जाते हैं। जैसे एक हमारा श्रृंगार हो गया, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपके एग्जाम में श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। कवयित्री पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कवयित्री। और फिर आपका पूछा जाएगा उज्ज्वल, ये पूछा जाता है। आशीर्वाद भी पूछा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, ये सारे शब्द आपके पूछे जाते हैं, ये सारे क्या है, शुद्ध वर्तनी हमारी है। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला आपका प्रत्यय से पूछा गया है। तो प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रत्यय कहते हैं किसी, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। मतलब जो पीछे शब्द जुड़े वही हमारा क्या कहलाएगा, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, शब्द अंश मतलब शब्दांश। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ता है, जैसे प्र, अनु, अप, हाँ, प्रति, ये सब क्या है, हमारे उपसर्ग हैं। और अगर हम इसकी बात करें प्रत्यय की, तो ये जो है ये पीछे लगते हैं। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, और वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है डिबिया, और पूछा गया है कि इसमें जो है वो कौन सा प्रत्यय, मतलब कि किस प्रत्यय से ये डिबिया बना हुआ है। तो डिबिया जो है ये इसका मूल शब्द डिब्बा है, डिब्बा से ये क्या बना है, डिबिया। ठीक है, तो अब डिब्बा में क्या आप जोड़ेंगे कि वो बन जाएगा डिबिया। ठीक है, पहला है इया, और दूसरा है डी, तीसरा है आया, और चौथा है बी। तो अगर यहाँ पर हम देखें राइट आंसर, देखिए डिब्बा में जब आप इया जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डिबिया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिया, इबिया, डिबिया हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इया प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। अहल्या भी, जैसे कि आप लोग बोलचाल की भाषा में अहिल्या बोलते हैं, लेकिन वो गलत होता है, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या होता है। आहा, अधल्य और ये क्या होता है, ये हमारा राइट है। जैसे अंतर्धान है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्ध्यान बोलते हैं, लेकिन वो होता है अंतर्धान। क्या रहता है, अंतर्धान रहता है, ऐसे। ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अब आहार यहाँ पर पूछा गया, आहार का क्या पूछा गया है, आहार का पूछा गया है कि कौन सा जो वर्तनी है वो शुद्ध। इसमें पहला आहार दिया गया है, दूसरा आहर दिया गया है, तीसरा आहर दिया गया है, और चौथा आहार दिया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर मतलब डी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी यही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि वाक्यांश जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उससे पूछा गया है कि मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मनमोहक। दूसरा है मनमौजी, तीसरा है मनसा, चौथा है मनोनीत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन को मोह लेने वाला, तो हो जाएगा मनमोहक। क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हम चुनेंगे तो हो जाएगा मनमोहक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो हमारा मुहावरा क्या है, घोड़े पर चढ़े आना।
क्या है? घोड़े पर चढ़े आना। पहला ऑप्शन है बहुत बड़ी आपत्ति आना, और दूसरा है मतलब वी है कि उतावली में आना, और सी है मन ही मन खुश होना, और डी है असंभव सा कार्य करना। तो ये रहा आपका होमवर्क। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि घोड़े पर चढ़े आना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। और जब वीडियो देखें उसके बाद में आप कमेंट बता दें, कि कमेंट में करके बता दें कि हाँ यहाँ इसका जो मुहावरे, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो ये होगा। ठीक है, फिर आपका वाक्य से पूछा गया है कि वाक्य, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम वाक्य की बात करें तो अगर वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही क्रिया होती है, मतलब एक सिंपल सा शब्द होता है, ना तो उसमें कोई योजक होता है ना ही कोई और शब्द होते हैं। और बाकी अगर हम मिश्रित की बात करें तो दो योजक चिन्ह उसमें होते ही ज़रूर हैं। जैसे कि मान लीजिए जो सो आ जाएगा, जैसे तैसे, और ज्यों त्यों, तब, जब तब, जब तो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो मिश्रित है। अगर आपका आ गया और, किंतु, परंतु, तो ये संयुक्त है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब दो वाक्यों को किसी एक समुच्चय बोधक या योजक से जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ आपका सरल पूछा गया है, केवल इसमें क्या होगा, एक सरल वाक्य दिया गया होगा, उसमें ना तो कोई योजक चिन्ह होगा ना जो सो, ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। पहला है सुमिता पानी पीकर चली गई। दूसरा है बी है कि जैसे ही सुमिता ने पानी पिया और चली गई, तो ये तो हमारा संयुक्त है। सुमिता ने पानी पिया और चली गई, ये भी संयुक्त है। जब सुमिता, ये मिश्रित है भाई, बी वाला। जब सुमिता ने पानी पिया तब चली गई, ये भी मिश्रित है, ये संयुक्त है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर, ये भी संयुक्त है। और जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुमिता पानी पीकर चली गई, ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त में हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करें, जैसे ही सुमिता ने पानी पिया और फिर उन्होंने क्या, और वो क्या कि चली गई और चली गई, तो यहाँ पर जो योजक लग रहा है ये आपका संयुक्त में आता है, तो ये संयुक्त हो गया। सुमिता ने पानी पिया और चली गई, ये योजक आ रहा है तो ये भी संयुक्त में है। जब तब आ गया या जब तो आ गया, जैसे तैसे, ज्यों त्यों, तो ये सारे आपके मिश्रित में आ जाएंगे, तो ये मिश्रित हो गया, तो ये तीनों होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपके विराम चिन्ह से है, किससे है, विराम चिन्ह से है। ये रे छूट गया, ये रहा। दिया गया है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। पहला कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, किंतु सॉरी, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो विराम चिन्ह है वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विराम चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा आपका, बताएं आप लोग कौन सा लगेगा, जल्दी बताइए भाई। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्यों होगा, देखिए आपने पढ़ा कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, तो आपने बहुत कम समय के लिए आप यहाँ पर रुकेंगे, फिर कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद में आप कहते हैं कि पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया। आप क्या कह रहे हैं कि पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो और सारे दिए गए हैं ये क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं, उससे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का बात करें हम, तो ये पहला जो दिया गया अर्ध विराम है, और हमारा विस्मय बोधक जो चिन्ह है वो लगा हुआ है, पहले में है। दूसरा हमारा त्रुटि बोधक है, जिसे हम हंस पद भी बोलते हैं,
ठीक है। त्रुटि बोधक का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हंस पद। तो जब कोई चीज़ हम लिख रहे होते हैं और एक आध शब्द जो छूट जाते हैं तो त्रुटि बोधक को हम लगाकर और उसके ऊपर ही हम चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है। और ये तो पूर्ण विराम है, जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए। ठीक है। आई बात समझ में? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, सी क्यों सही है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर हमें काल बताने हैं। तो अगर हम काल की बात करें कि काल कितने हैं, तो काल होते हैं, कितने काल हैं? काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। अब इसमें भी आपके प्रकार पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर हम पहले काल कहते किसे हैं इसको जानते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, मतलब क्रिया जो है उसके क्रिया के जिस रूप से होने, उसके होने मतलब वह क्रिया जो कब हो रही है उसका बोध हो, उसके समय का बोध हो, तो वो काल कहलाता है। काल हमको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है और भविष्य काल जो आने वाला है। अब इसको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। तो जो वर्तमान काल है इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं इसको जानते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसाता है कि तात्कालिक और अपूर्ण दे दिया रहेगा, जबकि ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। आप तात्कालिक बोले या अपूर्ण वर्तमान बोले, ये आपका क्या है? सेम सेम है। ठीक है। संदिग्ध, संभाव्य और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो ये 6 आपके हो गए वर्तमान काल के। अब भूतकाल की अगर बात करें तो भूतकाल के भी 6 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल जिसे तात्कालिक भूतकाल भी बोला जाता है, संदिग्ध और हेतु हेतु मध्यभूत काल। ठीक है। तो ये आपका भूतकाल का हो गया। अगर हम भविष्य की बात करें, भविष्य काल की, तो भविष्य काल के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? सामान्य, संभाव्य, सातत्यबोधक और हेतु हेतु मद भूतकाल, सॉरी भविष्य काल। तो ये आपके काल हो गए। काल की परिभाषा हमने देखी, काल के भेद देखे, भेद के भेद देखे। तो ये सारे हमारे काल के बारे में होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि गाय घास चर कर चली गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो चली गई, मतलब जो कार्य वो कर रही थी वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए आप खेत में खेत में पौधों को पानी डाल रहे थे और पानी डाल के आप चले गए, मतलब आपने वो काम समाप्त करके चले गए, तो वो बीत चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका संज्ञा से पूछा गया है। तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण, धर्म, दोष, इन सब का बोध हो, वो हमारी संज्ञा होती है। संज्ञा के कितने पार्ट हैं? तो संज्ञा के भी भेद होते हैं। कितने? 5 हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। जैसे कि हम मान लें तो दिल्ली हो गया, राम, हिमालय, किसी नदी का नाम दिया गया है जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर केवल नदी दिया रहेगा तब तो वो हमारा जातिवाचक में चला जाएगा। अगर किसी नदी का नाम दे दिया गया है, किसी पार्टिकुलर स्थान का नाम दे दिया गया है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। जैसे कि हमारी परिभाषा आपको क्या कह रही है कि व्यक्ति विशेष की बात की जा रही हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। अगर उसकी जाति जैसे लड़का, लड़की, गाय, भैंस, ये सब कहा जा रहा है, नदी, पर्वत, पहाड़, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, सॉरी जातिवाचक में हो जाएगा, क्योंकि ये जाति को बता रहा है। जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के आगे हिमालय लग गया, मतलब एक पार्टिकुलर की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपका केवल पर्वत दिया गया होता तो वो आपका जातिवाचक में आ जाता, क्योंकि पर्वत एक जाति है। ठीक है। अगर हम बात करें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो हमने समझ लिया। समूहवाचक तो किसी समूह या समुदाय का बोध, जैसे कक्षा, आर्मी, फूल का गुच्छा, परिवार, सेना, तो ये सब हमारे समूहवाचक में आ जाएंगे। अब फिर द्रव्यवाचक है, तो द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जैसे पानी, सोना, चांदी, तेल, दूध, ये सब हमारे पदार्थवाचक में आ जाएंगे। भाववाचक तो जिसमें किसी गुण, दशा, भाव का बोध हो, मतलब जिसे आप महसूस करें, ठीक है, वो दिखाई ना दे, वो भाववाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया सर्व, सर्व का यहाँ पर आपको भाववाचक बताना है।
तो सर्व का भाववाचक क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से मुझे बताएं। तो ये भी क्वेश्चन आप क्या करें, इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मैं ही बता दूं। बताइए जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर या मैं खुद बता दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही चुका है, ठीक है। तो इसका मैं ही बता दे रही हूँ। तो जो सर्व है इसका जो भाववाच्य हो जाएगा वो सर्वस्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा। सर्व का जो भाववाचक है वो क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके वाक्य से है। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, या जैसे ज्यों त्यों, जब तो, या जब तब, जैसे तैसे, ज्यों त्यों, तथापि, यद्यपि, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं आपके वाक्य में तो वो मिश्र में आ जाएगा। पहला है, रूबी घर गई और काम में नहीं लगी। तो और लग गया तो ये संयुक्त में हो जाएगा। रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी, ये सरल हो जाएगा। यद्यपि रूबी घर गई तथापि, यद्यपि और तथापि आ गया तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा मिश्र वाक्य है। रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी, तो ये भी हमारा सरल में ही आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें भी विराम चिन्ह ही दिया गया है। तो दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो भाई इसमें तो वाक्य नहीं लिखा है। वाक्य हम आपको दिए दे रहे हैं। वाक्य यहाँ पर है, तो वाक्य आपका है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। तो विस्मयाय बोधक तो होगा नहीं, यहाँ पर ना तो कोई आश्चर्य की बात की जा रही, नहीं हर्ष उल्लास की बात की जा रही है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों त्यों लिखना हो, मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा ही आपको लिखना हो, तब हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क जब प्रश्न पूछा जा रहा हो तो यहाँ पर प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका आ जाता है गद्यांश। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए 15 नंबर के। अब हम क्या देखेंगे, अपना गद्यांश देखेंगे। तो गद्यांश आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार हमें जिससे आपका गद्यांश बार बार ना पढ़ना पड़े कि हाँ अब ये प्रश्न पढ़े तो भाई कहाँ पर इसके बारे में कहा गया, ये सारी चीज़ें ना करना पड़े। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है गद्यांश सॉल्व करने का, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद में गद्यांश पढ़ें। जैसे क्या होगा कि जहाँ भी वो चीज़ें आएंगी जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पर आप तुरंत दिमाग में क्लिक होगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी जल्दी हो जाएगी, बस यही है। क्योंकि आप सभी को पता होगा टाइम इसमें कम होता है D++ में। पहला जो गद्यांश दिया गया, क्या कहा गया इसमें, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसमें उसमें रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और व्यवहार में लाते हैं। राष्ट्रभाषा कैसी, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कैसी होती है, जिसमें उसमें रहने वाले जो अधिकांश नागरिक हैं वो उस भाषा को बोलते हैं, समझते हैं और व्यवहार में भी लाते हैं। इसके साथ साथ उस देश की राष्ट्रभाषा का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। भारत में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा जिसे लेह लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश से जैसलमेर तक सभी लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है। वस्तुतः हिंदी के द्वारा ही स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा गया, इसके माध्यम से सभी नेता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के गौरव का विषय यह रहा है कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान हिंदी भाषियों ने दिलाई, मतलब कि जो हिंदी हमारी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में जो योगदान रहा वो हिंदी भाषी, मतलब जो हिंदी नहीं बोलते थे उन्होंने दिलाने का कार्य किया है। कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान हिंदी भाषियों ने दिलाया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि हिंदी भाषीय थे, मतलब जो हिंदी नहीं बोलते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए एक मिनट रुकिए भाई।
सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद प्रमुख थे। दोनों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करके जिस भाषा द्वारा भारत को नया आध्यात्मिक चिंतन दिया वह हिंदी है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई, ये भी पूछा जा सकता है जो डेट दी गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई 1931 को सेठ गोविंद दास को लिखा था, हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने 20 सितंबर 1928 को कहा था, यदि हमने तन मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो ये सब किसने कहा था, ये जो डेट हमने आपको बताई है ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, यह कथन किसका है। तो हम जस्ट पढ़ कर आ रहे हैं ऊपर ही कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी जो है कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी की बात की जा रही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा हिंदी। इसका जो उपयुक्त जो शीर्षक है वो ये बन सकता है, राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसने कहा, यदि हमने तन मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो आप अभी यहाँ देख लीजिए, तुरंत ही हमने पढ़ा था कि किसने कहा था, तो नेताजी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 20 सितंबर 1928 को लिखा, 1928 को क्या लिखा था इन्होंने कि यदि हमने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो हमने पढ़ा कि हिंदी का प्रयोग किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा कि हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, आप यहाँ देख सकते हैं, 16 मई 1931 को जवाहरलाल नेहरू ने किसको लिखा था, तो गोविंद दास को लिखा था। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कब लिखा था, ये डेट पूछी गई है। तो 16 मई 1931 को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 16 मई 1931, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट और आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है भाई, रुक जाइए। देखिए ये सर्वनाम वाला छूट गया है, मतलब पुरुष ज्ञात करना है, तो ये छूट गया था आपका, पढ़ लीजिए इसको भी। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। क्या है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तो भाई ये पुरुष क्या है, तो जो आपका सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं सर्वनाम के बारे में, फिर हम इस पुरुष भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुरुष क्या है। तो देखिए हमने डिफिनेशन तो देख ली, तो अब इस जो सर्वनाम है इसको कई पार्टों में बांटा गया है। इसके मूल सर्वनाम भी हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो देखिए जो मूल सर्वनाम है इनकी संख्या 11 है। अब वो कौन कौन से हैं, तो मैं, तू, आप। अगर आप कॉपी लेकर बैठे तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं, मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनकर उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से, मैं,
तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये आपके 11 मूल सर्वनाम हो गए। ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, मतलब मूल सर्वनाम तो 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने, सॉरी 1 मिनट, कि मूल सर्वनाम 11 है, इसके भेद 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, तो निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजत्व की बात की, तो जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद से खा लूंगा, मैं स्वयं से कर लूंगा, तो जहाँ पर खुद की बात आ रही हो वो निजवाचक में आ जाएगा। निश्चयवाचक जहाँ पर निश्चित कोई चीज़ हो, जैसे आपके घर पर कोई आया तो आपने क्या कहा कि रमेश घर पर आया है, तो यहाँ निश्चित है कि हाँ रमेश आया है। लेकिन यहीं पर अगर ये हो जाता कि कोई दरवाजे पर आया है, तो मतलब वहाँ निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चित सर्वनाम हो जाता। ठीक है, जहाँ पर किसी निश्चित वस्तु की बात की जा रही हो तो वो निश्चित सर्वनाम होगा। जहाँ अनिश्चित की बात की जा रही हो, जहाँ पता ना हुई कि किसके बारे में बात की जा रही है, कौन है, तो वहाँ अनिश्चित सर्वनाम होगा। फिर आता है संबंध, जहाँ पर दो चीज़ के बारे में संबंध बताया जा रहा हो, वो हमारा संबंध सर्वनाम हो जाएगा। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये होता है, एक होता है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो उत्तम मतलब जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो क्या होता है, वो उत्तम होता है। जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष में आ जाता है, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जैसे दो लोग जिस तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो अन्य पुरुष में आ जाता है। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब या हुआ। ऐसे ही मैंने याद किया था, क्या है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब या हुआ, मतलब कि उत्तम पुरुष में आएगा मैं, या क्या आ जाएगा, मैं, मुझे, ये सब आ जाएगा आपके उत्तम पुरुष में। तू और आप, तुम, तुम्हारा, ये सब आपका किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। वह और वह, अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा किसमें, ये आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में। आपको इस वह, वह, ये इससे आपको किसी तीसरे की का बोध हो रहा है ना, तो ये आपका मध्यम पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ कहा गया कि तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पूछा गया कौन सा पुरुष है, तो तुम क्या हो भाई, मैं वक्ता हूँ तो मैं उत्तम हूँ। तुम क्या हो, तुम श्रोता हो, तो तुम क्या हो, तुम मध्यम हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर एक बार में चीज़ें ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम बचा, प्लस निगेटिव मार्किंग भी है और टाइम भी कम है। तो आराम से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो तैयारी तो अच्छे से हो गई होगी, थोड़ा रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।